ये है चाइना, दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट आबादी वाला देश, जहां हर दिन 1.6 मिलियन से भी ज्यादा फ्रॉड कॉल्स लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें ठगते हैं। ये नंबर सुनकर ही डर लगता है, लेकिन आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे अपने देश में फोन कॉल स्कैम्स का स्तर चीन से भी ज्यादा ऊपर है। ये समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि हर साल दुनिया भर में हजारों लोग इन स्कैमर्स के हाथों ठगे जाने के बाद आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आइए इन पीड़ितों की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि स्कैमर्स का ये गिरोह कैसे काम करता है, क्या वे अपनी मर्जी से ये स्कैम करते हैं या उन्हें मजबूर किया जाता है। तो कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया से होती है, जहां हम डियोकी नाम की एक महिला से मिलते हैं। डियोकी के फोन पर एक अज्ञात यानी अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल पर वो व्यक्ति उससे कहता है कि वो उसके बैंक से बात कर रहा है। डियोकी खुशी से भर उठती है जब उसे पता चलता है कि उसका लोन जो है मंजूर हो चुका है। ये पैसा उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले हफ्ते उसकी दुकान में आग लग गई थी और इंश्योरेंस का पैसा मिलने तक उसे इन पैसों से अपने खर्चे चलाने थे। कुछ दिन बाद डियोकी फिर से बैंक जाती है और वहाँ के स्टाफ से कहती है कि वो असिस्टेंट मैनेजर जॉय मिन से मिलना चाहती है, लेकिन बैंक के कर्मचारी उसे बताते हैं कि इस नाम का तो कोई व्यक्ति यहाँ पर काम ही नहीं करता। ये सुनकर डियोकी को गहरा सदमा लगता है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बड़े लेवल का स्कैम हो चुका है। अपने साथ हुए इस फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवाने के लिए वो डिटेक्टिव पार्क के पास जाती है। डिटेक्टिव पार्क जब उसकी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसे पता चलता है कि डियोकी ने उस स्कैमर को $32,000 ट्रांसफर कर दिए थे, यानी कि इंडियन आइनर में देखें तो लगभग 24 लाख से भी ऊपर। पार्क को यह विश्वास नहीं होता कि आज के समय में भी कोई व्यक्ति इतना लापरवाह हो सकता है। वो डियोकी को सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इस तरह के मामलों में दोषी को पकड़ने में या तो सालों साल लग जाते हैं और अगर मिलते भी हैं तो पैसे मिलना तो नामुमकिन सा है। इसके बाद हमें चीन के चिगाड़ा शहर की एक 3 मंजिला इमारत दिखाई जाती है। इस इमारत में किडनैपिंग से लेकर मर्डर जैसे बड़े अपराधों को अंजाम दिया जाता है। इस इमारत में मौजूद सभी लड़कों को किडनैप करके यहाँ लाया गया है और उन्हें हर दिन भोले भाले लोगों को कॉल करके ठगने के लिए मजबूर किया जाता है। जब उनकी शिफ्ट खत्म होती है तो उन्हें उनके कमरे में बंद कर दिया जाता है और अगले दिन फिर से उन्हें काम करना पड़ता है। ये उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या और पूरी जिंदगी बन चुकी थी। अब एक रात जैमिन नाम का लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि 2 लड़कों को भागते हुए पकड़ लिया गया था। गैंगस्टर्स उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा भागने की कोशिश की तो उनके परिवार के चीथड़े कर दिए जाएंगे। उनमें से एक लड़के को इतना पीटा जाता है कि वो मर ही जाता है, जबकि दूसरे की टांग तोड़कर उसे छोड़ दिया जाता है। अब ये सब देखकर जैमिन भागने का इरादा बिल्कुल छोड़ देता है। वो कहता है नहीं भाई, भागना भूगना नहीं, अब यहीं रहता हूँ मैं। अब इन लोगों के पास कुछ अभद्र यानी कि आप समझ सकते हैं पर्सनल वीडियोस हैं उनकी इनके पास थी, जिसका इस्तेमाल करके गैंगस्टर्स उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। वहीं दूसरी ओर कोरिया में डियोकी और उसके बच्चे अब सड़क पर रहने को मजबूर हो गए थे। वो अपने दोस्तों को ये नहीं बताती कि उसके साथ स्कैम हो चुका है, क्योंकि उनसे भी उसने उधार लिए थे। उसे डर था कि अगर उनके पास इसकी जानकारी पहुंची तो वो उस पर बहुत ही गुस्सा करेंगे। एक दिन डिटेक्टिव पार्क का फोन आता है और वो कहता है कि काफी छानबीन के बावजूद उन्हें स्कैमर्स का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वो इस केस को बंद करना चाहता है और कहता है कि इसे एक सबक मानकर आगे से किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करे। डियोकी इस केस को बंद होने से रोकने के लिए पुलिस स्टेशन भागती है, लेकिन तभी उसे फिर से कॉल आता है। अब फोन पर जैमिन बात कर रहा था। जैमिन वही इंसान है जिसने डियोकी से पैसे लूटे थे। उसकी आवाज पहचानते ही डियोकी उसे बहुत बुरा भला कहती है। जैमिन कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, उससे ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है। वो बताता है कि उसके जैसे और भी कई लोग हैं जो इस काम में फंसे हुए हैं। जैमिन डियोकी को पेमेंट लिंक भेजने के बहाने एक होटल का नाम बताता है और अपने परिस्थितियों की सारी जानकारी शेयर करता है उससे। डियोकी जब उस लिंक को डिकोड करती है तो उसे पता चलता है कि वो जगह चीन में ही है। वो तुरंत डिटेक्टिव पार्क के पास जाती है और उससे बताती कि उस स्कैमर ने उसे फिर से कॉल किया था और उसने ये एड्रेस दिया है, लेकिन डिटेक्टिव इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देता है। उस समय डियोकी कहती है कि क्या वो सब कुछ उसे थाली में परोस कर देगी। इसके बाद पार्क और भी नाराज हो जाता है और इस मामले में और कोई मदद नहीं करने का निर्णय लेता है। डियोकी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब वो खुद ही इन स्कैमर्स को ढूंढेंगी, उसने ये ठान लिया है। केस को फिर से खुलवाने के लिए वो अपने शहर में उन लोगों से मिलने लगता जिनके साथ ये स्कैम हो चुका है। अब उनकी कहानियां सुनकर उसे बहुत दुख होता है। इस दौरान उसे एक पोस्टर नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि जो भी इन स्कैमर्स को पकड़वाएगा उसे सरकार $1 लाख का इनाम देगी। डियोकी समझ जाती है कि उसे क्या करना है।
और वो किसी भी कीमत पर इन स्कैमर्स को पकड़वाना चाहती है। उसी समय जैमिन फिर से उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या पुलिस वहाँ पर आ रही है। जैमिन को पता चलता है कि जिस होटल का उसने नाम बताया था वैसे ही 72 होटल उस शहर में है। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। डीओकी वहाँ की कुछ तस्वीरें मांगती है ताकि वो उस एड्रेस को कंफर्म कर सके। जैमिन ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता लेकिन बताता है कि वहाँ ढेर सारी सिलाई मशीनें रखी हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले डीओकी के बच्चों को अपने साथ ले जा रहे थे और कानून के अनुसार ये बाल शोषण की तरह होता है। उन्हें शिकायत मिली थी कि डीओकी अपने बच्चे का सही तरीके से ख्याल नहीं रख रही है। डीओकी अपने बच्चों को उनसे दूर ले जाने से मना करती है लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनते और बच्चों को सरकारी केयर होम में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद डीओकी को अपने दोस्तों को सच बताना पड़ता है। सुखमा नाम की एक महिला उसकी मदद करने के लिए तैयार है और चीन जाने का भी फैसला करते हैं। उन्हें बस उस कॉल सेंटर का पता लगाना था और फिर इनाम के $1,00,000 उनके हो जाते। लेकिन बंगिरम उन्हें ऐसा करने से रोकती है। उसका मानना था कि जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम वो कैसे कर पाएगी। बंगिरम की बहन चीन में रहती थी और ढेर सारे रिक्वेस्ट के बाद वे तीनों इस काम के लिए सहमत हो गए थे। अब अगले दिन वो चीन के लिए निकल जाते हैं। उन्हें सिर्फ 9 सिलाई फैक्ट्री में जाकर जासूसी करनी थी। पहली फैक्ट्री में वो कपड़े का सैंपल देखने के बहाने अंदर घुसते हैं लेकिन डीओकी को चीनी भाषा नहीं आती थी। इसी कारण फैक्ट्री का मालिक उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। चला इधर जैमिन किसी तरह फोन का जुगाड़ करने की कोशिश करता है। इसी बीच वो देखता है एक लड़का कियोंग नाम के दूसरे लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। ये देखकर जैमिन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उस रात उन्हें दोनों को बुरी तरह पीटा जाता है। इस बिल्डिंग में सिर्फ मैनेजर के पास ही फोन था। जैमिन अपने मैनेजर के पैर पकड़कर उससे काम की भीख मांगता है और कहता है कि वो कड़ी मेहनत करेगा। अब मैनेजर को वो लड़का काम का लगता है इसलिए अगले दिन उसे बाकी लड़कों की निगरानी का काम सौंप दिया जाता है। जैमिन को एक फोन भी मिलता है जिससे वो चुपके से वहाँ की तस्वीरें खींचता है। उसने ढेर सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे पर नेटवर्क न होने के कारण वो उन फोटोज को शेयर नहीं कर पा रहा था। इधर डीओकी और उसके दोस्त शहर भर की सिलाई फैक्ट्रियों में पूछताछ करते हैं लेकिन उन्हें किसी पर भी शक नहीं होता। दोस्तों ने तो अब हार मान ही ली लेकिन डीओकी को यकीन था कि जैमिन सच बोल रहा है। वो उन सभी 72 होटल्स में जाकर जैमिन को ढूंढने का निर्णय लेती है। जैमिन अपने मैनेजर की मदद से नए लड़कों को पकड़ने में सफल हो जाता है और धीरे धीरे वो एक भरोसेमंद आदमी बन जाता है। एक रात वो अपने मैनेजर के ऑफिस में चुपके से घुसकर तस्वीरों को कोरियन अथॉरिटीज को मेल कर देता है। फोटोज बहुत सारी थी इसलिए उसमें समय लग रहा था। इसी बीच कियोंग वहाँ आ जाता है। जैमिन उसे कहता है कि किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना, नहीं तो वो उसे अपना पार्टनर बता देगा। कियोंग बाहर कुछ लोगों से बहस करने लगता है ताकि जैमिन को थोड़ा समय और मिल सके। सभी फोटोज मेल हो जाती हैं और अब इंतजार था बस कोरियन पुलिस के आने का। कोरियन पुलिस के पास जब ये तस्वीर पहुंचती है तो वो हरकत में आते हैं। डिटेक्टिव पार्क डीओकी को फोन करता है और बताता है कि उसके पास 2700 से भी ज्यादा लोगों का डेटा है जिनसे इन लोगों ने 17 मिलियन लूटे हैं। पार्क उन फोटोज को डीओकी के पास भेजता है और अब उसे पता था कि उन्हें किस होटल के पास जाना है। उन तस्वीरों में जैमिन ने खुद ही पहचान के लिए अपनी तस्वीर भी भेजी थी। होटल के पास पहुंचकर डीओकी को जैमिन दिख जाता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यही वो लड़का है। सुखजा चुपके से जैमिन की फोटो खींचने की कोशिश करती है लेकिन कैमरे में मेमोरी कार्ड डालना भूल जाती है। इसी वजह से वो ये मौका गंवा देते हैं। पूरे दिन कार में बैठकर निगरानी रखना मुश्किल था इसलिए डीओकी एक सिलाई मशीन खरीद कर वहीं एक छोटा सा स्टॉल खोल लेती है ताकि वो उन सभी पर नजर रख सके और किसी को शक भी ना हो। मौका मिलते ही वो जैमिन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है और सुखजा उसकी फोटोज खींच लेती है। अब उनके पास उस जगह का पक्का पता और सबूत थे जिन्हें डीओकी डिटेक्टिव पार्क को भेज देती है। इसके बाद कोरियन अथॉरिटी चाइनीज पुलिस से कांटेक्ट करना शुरू कर देती है। अगले दिन जैमिन कपड़े सिलवाने के बहाने डीओकी के पास आता है लेकिन उसके पीछे उसका मैनेजर भी आता है। मैनेजर डीओकी से चीनी भाषा में बात करता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि कहीं वो उस आदमी पर शक न कर ले। तभी बंगरीम वहाँ पर आकर स्थिति को संभाल लेती है। उसे चीनी भाषा आती थी और वो मैनेजर को अपनी बातों में उलझा कर उसे अपने साथ ले जाती है। जैमिन को यकीन नहीं हो रहा था कि डीओकी उसके सामने बैठी है। डीओकी उसे अपना फोन देती है जिसके पीछे उसने एक पेपर चिपकाया था। वो कहती है कि अगले दिन डिटेक्टिव पार्क चीनी पुलिस के साथ यहाँ पर छापा मारेंगे और जब उसका बॉस वहाँ पर आए तो वो मैसेज करके उन्हें बता दे। रात में सभी मैनेजर्स को बताया जाता है कि बॉस यूंग हॉन उनसे मिलना चाहते हैं। जैमिन को यही सही समय लगता है और वो जल्दी से बाथरूम में जाकर डीओकी को उसके आने की खबर देता है। कुछ समय बाद हथियारों से लैस कुछ लोग वैन से उतरते हैं और अंदर घुसकर सभी को मारने लगते हैं। डीओकी अंदर जाकर देखना चाहती है कि क्या हो रहा है आखिर, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। उन मैनेजर्स के साथ वे लोग जैमिन को भी मारने लगते हैं और सबूत नष्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस दौरान युवान वहाँ पर आता है जिसे पकड़ने का ये एक अच्छा मौका था।
था, लेकिन डिटेक्टिव पार्क ने डियोकी को किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचने की सलाह दी थी। इसी बीच कियोंग को ड्रग्स लेकर बेहोश पड़ा पाया जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सभी लोग मारे गए हैं। युंग वन अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है और डियोकी और उसके साथी केवल इंतजार ही कर रहे थे। डियोकी का सब्र टूटने लगता है, लेकिन तभी कियोंग को जैमिन को कंधे पर उठाकर बाहर लाते हुए देखते हैं। वही वो देखती है कि जैमिन घायल है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। डियोकी अपने फोन की जांच करती है और देखती है कि उसमें युग वॉन की रिकॉर्डिंग है। उसे पता चलता है कि युगवान चिंगड़ा एयरपोर्ट से देश छोड़कर भाग रहा है। वो डिटेक्टिव पार्क का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो तीनों खुद उसे पकड़ने के लिए चिंगड़ा एयरपोर्ट चले जाते हैं। एयरपोर्ट पर इतने सारे लोगों में उसे ढूंढना मुश्किल था, लेकिन डियोकी ने वीडियो में देखा था कि युगवान ने एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी। उसे बिल्कुल वैसे ही कद काठी का एक आदमी नजर आता है और वो दोनों उसका इंतजार करते हैं। युगवान उन्हें देख लेता है और खुद उनके सामने आकर पूछता है कि उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। डियोकी डर जाती है, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहती है कि वो एक विक्टिम है, उसके साथ उसने स्कैम किया है। युगवान हंसते हुए कहता है कि उसके आदमियों ने कितने पैसे लिए हैं। डियोकी जवाब देती है कि $32,000। ये सुनकर युगवान हंसता है और कहता है कि इतनी छोटी रकम के लिए उसका पीछा कर रही है। वो उनके सामने नोटों की गड्डी रखकर कहता है कि ये लो $1,00,000 ले लो, ये काफी होंगे तुम्हारे लिए। डियोकी इन पैसों को लेना नहीं चाहती थी, वो डटकर उसका सामना करती है, लेकिन सुकमा उन पैसों को रख लेती है और कहती है कि उन्हें इस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। डियोकी अगर चाहती तो पैसे लेकर जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो युगवान का पीछा करती है और उसके पैसे उसके मुंह पर फेंकती है और कहती है कि स्कैम उसके साथ हुआ है और ये उसकी गलती नहीं है। वो चाहती है कि युगवान पुलिस को सरेंडर करे। युगवान डियोकी को बाथरूम में घसीटता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसे वो जान से मार दे, लेकिन इस समय उसे देश छोड़कर भागना था। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो नोटिस करता है कि उसका पासपोर्ट उसकी जेब में नहीं है। वो डियोकी के पास वापस आता है और देखता है कि उसने उसका बोर्डिंग पास रख लिया है, जिसका मतलब था कि वो अब देश नहीं छोड़ सकता। इससे पहले कि युगवान उसे जान से मार देता, वहाँ पुलिस आ जाती है और युगवान को गिरफ्तार कर लेती है। डिटेक्टिव पार्क देखता है कि डियोकी को बहुत चोट लगी है और युगवान को बहुत मारा है, और फिर वो युगवान को बहुत मारता है। पार्क उससे देर से आने के लिए माफी मांगता है और वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। बाहर लोग डियोकी को देखते हैं और ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बन जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ने जैमिन की जान बचा ली थी और पुलिस उसके परिवार को भी ढूंढ लेती है। कुछ महीने बाद डियोकी की जिंदगी फिर से सामान्य हो जाती है। युगवान का वकील कई बार उससे मिलने आता है और उसे चार्जेस वापस लेने के लिए और उसे 3 लाख देने का ऑफर देता है, लेकिन डियोकी को इंसाफ चाहिए था, ना कि पैसे। वो सभी पीड़ितों के लिए न्याय चाहती थी जिन्होंने उसकी तरह स्कैम का सामना किया। मूवी के अंत में बताया जाता है कि डियोकी की ये कहानी किम सुंग की असली जिंदगी की कहानी है, जिसने 2016 में अकेले ऐसे ही स्कैमर्स के गिरोह को ढूंढ निकाला। हालांकि किम जुंग को सरकार द्वारा $1,00,000 का इनाम अभी तक नहीं दिया गया और माफिया बॉस के वकील ने उसे बयान बदलने के लिए पैसों का लालच भी दिया, लेकिन उसने कभी झूठ नहीं बोला। और इसके साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।